हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई मैथ के मॉडल प्रश्नों को। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करेंगे और यदि अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 138 होगी, जिनमें आपको वैकल्पिक प्रश्नों को 50 को सॉल्व करना है और अति लघु उत्तरीय 15 को सॉल्व करना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 होंगे, कुल मिला के आपको सॉल्व करना है, यानी 138 के आधा को यानी 69 को सॉल्व करना है। 1 से 25 तक के वैकल्पिक प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप छोड़ के जाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो होने जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 92/115 का सरलतम रूप लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले 92 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 92 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 46 आएगा। फिर 2 से करेंगे 23 आएगा और 115 है, इसको हम करेंगे 5 से तो ये हमारा 23 आएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 92/115 इक्वल टू 42 को 2 गुने 2 गुने 23 लिखा जा सकता है और बाई 115 को 5 गुने 23 लिखा जा सकता है। अब ये 23 से 23 खत्म हो जाएंगे, ऊपर में बचा 2 गुने 2 यानी 4 और नीचे बचा 5 यानी 4/5 जो है 92/115 का सरलतम रूप है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, अपरिमेय और परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये इस क्वेश्चन में हम फंसेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या कितनी होती है तो भी आप अनंत लिखोगे और परिमेय संख्या कितनी होती है तो भी आप अनंत लिखोगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत हम कैसे मालूम करते हैं। जिस भी भिन्न का हर जो होगा 2 और 5 के रूप का होगा, यानी उसमें हर जो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 के रूप का होगा या 2 और 5 दोनों के रूप का होगा, तो संख्या जो होगी शांत होगी। 7/88 है तो 88 का जो निकालेंगे हम 2 से तो 44, 2 से 22, फिर 2 से 11 यानी यहाँ 11 आ रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। 221 को करते हैं तो 2 से 105, 3 से लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 3 तिहाई 9, 5 3 15 यानी 35, फिर इसमें 5 से आएगा 7×5 = 35 यानी एक संख्या तो 3 पहले से आ गया, इसका मतलब ये भी अशांत है। 1600 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 100। अब इसको कट करेंगे आप, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100 यानी ये हमारा 16 और 20 आया। तो इसको आप 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 20 को आप लिख सकते हैं, 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 10 2 यानी 5, 2 पर पावर 2 आएगा यानी कुल मिला के 2 पर पावर 6 गुने 5। हमने पहले ही बताया कि 2 और 5 के रूप का होगा तो भिन्न जो होंगे शांत होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी 15/1600 जो होगा शांत होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ पर हमारा c जो है a है और a जो है d है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। अब √18 है तो 18 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, 3 से जब लगाएंगे तो ये आएगा 6, फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये आएगा 2 यानी ये जो है √अंडर कितना आया, 3 गुने 3 गुने 2 आया।
अब इसको जब हम बाहर करेंगे तो ये 3 जो है एक बाहर आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा, यानी रूट 2 जो है इसका परिमेयीकरण गुणांक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। अगला प्रश्न है यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो, क्या कहता है, यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जहाँ a भी धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं दोस्तों, इसको a को मानते हैं हम 15 और b को मानते हैं 5। अब 15 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो 5 गुने 3 और प्लस 0, यही होगा। अब हमको कहता है कि यहाँ पर r जो है बड़ा होगा b से, r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। कहता है कि r छोटा है 0 से, ये भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक तो होगा ही नहीं। उसके बाद कहता है b बड़ा है r से, b बड़ा है r से, तो ये हो सकता है, संभवतः हमारा आंसर यही होगा, यानी 5 जो है 0 से बड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखो आप कि ऑप्शन डी जो है √5 से √5 कट जाएंगे, यानी 6 प्राप्त होंगे, और 6 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9588143580 पर अपना डाउट भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे वहीं पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x और प्लस 35 के शून्यक होंगे। अब पूछ रहा है कि शून्य कैसे होंगे, तो सबसे पहले प्लस प्लस है, इसका शून्यक जो होगा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो 121 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, 196 का निकालेंगे तो ये आएगा 14, 289 का निकालेंगे 17 आएगा, लेकिन 27 का कोई वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है √27। अब 5y² - 25 के शून्यक निकालने हैं, तो हमको क्या करना है, आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। 5y² इक्वल टू लिखेंगे 25, क्योंकि उधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में। अब 25 काट देंगे 5 बार में, इसीलिए y बराबर जो होगा तो प्लस माइनस √5 होगा, यानी एक बार +5 और रूट में, एक बार -5 रूट में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। अब यहाँ पर दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -40। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारा 3 इंटू एक्स होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है -40। अब ये हमारा होगा x² माइनस 3x और -40। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x² माइनस 3x और -40, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8। सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 = जो होगा 1/2 होगा। b1/b2 निकालेंगे तो ये होगा 2/4, यानी ये भी 1/2, और फिर निकालेंगे c1/c2, ये होगा 4/8, यानी 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसका मतलब कि इसके अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कहता है कि अल्फा इक्वल टू
1/बीटा। अब आप इसको कर सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये कह रहा है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। c जो है -b है और a जो है 1 है, यानी x² का गुणांक बराबर 1। इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं b इक्वल टू -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, इसको निकालना है। तो आप ऐसा करके एक अर्धवृत्त बनाओगे और फिर यहाँ से इसको कट करोगे। ये जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a = 0 के वास्तविक मूल नहीं है। जब b² - 4ac के मान ऋणात्मक होंगे तो वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन डी b² - 4ac सही आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक मूल नहीं होने के शर्त में b² - 4ac ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना है। यहाँ दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा और बटे वो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और b यहाँ पर x का गुणांक है तो -1 और /2 और बाई अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। c यहाँ पर -6 है अचर पद और a जो है 2 है, ये 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस +1 होगा और बाय -6, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 के एक इस्मा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है a जो है -3 है, d निकालेंगे तो d होगा अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे यानी 4 और माइनस माइनस +3 बराबर 7। अब हमें निकालना है t21, तो t21 = a + 20d होगा। अब a जो है -3 है प्लस 20 × 7, अब 20 को 7 से गुना करेंगे 140 होगा और 140 में से 3 घटाएंगे यानी 137, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए द्विघात समीकरण होगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। यानी सबसे पहला पद जो है a = 80 है और d जो है 76 -80 होगा यानी -4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो हम लिखेंगे tn = 0 यानी a + n - 1 × d = 0। a हमारा 80 है प्लस n है मालूम नहीं है -1 × d जो है -4 है = 0, या इसको लिखा जा सकता है n - 1 = n - 1 × -4 = -80। अब जब हम इसे काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 बार में 80 कटेगा 4 से, और इसीलिए n = यहाँ 20 है और इधर -1 है यानी 21 जो होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो सार्वअंतर होगा, यानी हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि सामान्य पद जो है 6 - 4n है यानी tn = है 6 - 4n, t1 = होगा 6 - 4 × 1 यानी 6 - 4 = 2, 6 - 4 = 2, t2 होगा 6 - 4 × 2, इनके जगह पर 2 रखना है, 4 दूना 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ -2 जो है प्राप्त होगा।
डी निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, तो हमें प्रथम पद प्राप्त हुआ है 2 और द्वितीय पद -2। अब डी निकालना है तो -2 में से 2 घटाएंगे, यानी -4 जो होगा सार्वंतर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है? तो जिसका भी डी बराबर होगा वो समांतर श्रेणी होगा। सबसे पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो आगे के पद में से 4 और -2 यानी 4 -+2 यानी 6 होगा। फिर -6 में से -4 करेंगे, यानी अगले पद में से पिछले पद का मान जो है घटाने पर बराबर नहीं आता है, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु जो होते हैं ये सेंटर में होते हैं, और सेंटर में होंगे तो इसका नियामक जो होगा 0 0 होगा। जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसका अनुपात जो होगा 2/3 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, यानी 4/9, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ एक कोण है 50, दूसरी 60, तो तीसरी निकालने के लिए हमें 180 में से 110 घटाना पड़ेगा, यानी 70 डिग्री। और सम्मुख कोण से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।